तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कुछ वक्त पहले या काफ़ी वक्त पहले एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, गब्बर। सोशल इश्यूज़ पे वो फिल्म बनी थी, हालांकि बहुत ज़्यादा चली नहीं, लेकिन उस पर कुछ चीज़ें जो दिखाई गई थी वो आगे चलकर रियलिटी में तब्दील होंगी, किसी ने सोचा नहीं था। यह हो सकता है ऐसी सच्चाइयों को सुनने के बाद यह फिल्म बनी। और जो कुछ इस फिल्म में हुआ हकीकत में भी वही हो रहा है। ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं अपने देश में जहां लाशों का इलाज होता है। अब आप कहेंगे कि क्या बोल रहा हूं मैं, भाई अस्पताल तो मरीजों के लिए है। अस्पताल या डॉक्टर इसलिए होते हैं कि अगर कोई बीमार पड़े, कोई मुसीबत में हो तो उसका इलाज करें, उसे ठीक करें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें उसे बचाने की। आज भी हम लोग डॉक्टर को भगवान और खुदा का दर्जा देते हैं, क्योंकि जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो ये लगता है डॉक्टर साहब बचा लेंगे। और ये वो इकलौता पेशा है जिसमें मैंने पहले भी शायद कहा है कि हम डॉक्टरों की बातों पर आंख मूंद के भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि डॉक्टर साहब ही हमारे सब कुछ है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। वो जैसा जो कह रहे हैं हमें वो करना चाहिए। यहाँ तक कि जो प्रिस्क्रिप्शन पे दवाएं लिख कर देते हैं, हम कभी मेडिकल स्टोर में जाकर मोल तोल नहीं करते हैं कि ये दवा कम कर दीजिए या इसके इतने पैसे क्यों हैं। जो मेडिकल स्टोर में जो दवाओं के पैसे होते हैं हम वो भी देते हैं, जो डॉक्टर साहब की फीस होती है वो भी देते हैं, जो इलाज के नाम पे खर्चा होता है वो भी देते हैं। लेकिन अगर डॉक्टरी और ये मेडिकल का पेशा एक बिजनेस बन जाए, बिजनेस तो बना हुआ है आजकल। तमाम हॉस्पिटल आप देखेंगे बड़े बड़े 5 स्टार को टक्कर देते हैं। वहाँ आप घुसेंगे, क्या रिसेप्शन है, क्या हॉल है, अंदर बेहतरीन कैंटीन, आपको तमाम बड़ी बड़ी जो आउटलेट्स हैं KFC से लेके सब हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हॉस्पिटल के अंदर शोरूम खुलने की ही तब बात रह गई है कि खाली टाइम हो, पेशेंट आपका एडमिट है तो आप तब तक शॉपिंग कीजिए, या उसी में कोई थिएटर खुल जाए, पिक्चर देख लीजिए। क्योंकि हॉस्पिटल में ये भी है कि अगर आपका मरीज़ एडमिट है तो इसने से इतने बजे तक ही आप मुलाकात कर सकते हैं, आपको कार्ड दिया जाता है, एक से ज़्यादा तीमारदार नहीं आएगा। ठीक है, मरीज़ की बेहतरी के लिए सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बाहर का खाना भी आप नहीं ला सकते। अब बाहर का खाना खाने से क्या होगा? जब घर का खाना कोई लेकर आता है तीमारदार के लिए तो उससे ज़्यादा अच्छा खाना क्या हो सकता है। लेकिन नहीं, आपको हॉस्पिटल का ही कैंटीन के खानों को खरीद कर खाना है। तो ये सब बिजनेस है। चलो भाई, पैसे कमा लो, चलेगा, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत करो यार कि पूरी इंसानियत शर्मिंदा हो जाए और शर्मसार हो जाए। जिन पे आंख बंद करके हम भरोसा करते हैं वो सिर्फ व्यापार करें, और व्यापार तो व्यापार, लाशों का भी आप व्यापार करोगे। मतलब गुस्सा भी आ रहा और कहानी भी आपको सुनानी है। ये कहानी गोरखपुर की है। गोरखपुर में गोरखपुर की पुलिस को कुछ बहुत दिनों से खबर मिल रही थी कि शहर में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो इलाज के नाम पर मरीजों को लूट रहे हैं। न सिर्फ लूट रहे हैं बल्कि कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां डॉक्टर तक नहीं है। अनट्रेन्ड लोग, अनप्रोफेशनल लोग डॉक्टर बनकर मरीजों की जांच कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। अब ये तो बड़ा रिस्की है, जानलेवा है। अब हर डॉक्टर अलग अलग बीमारियों का एक्सपर्ट होता है, लेकिन अगर जो डॉक्टर ही नहीं है और वो डॉक्टर का कोट पहनकर और मरीजों को देख रहा है और फिर बता रहा है ये दवा दे दो, ये इंजेक्शन लगा दो, इनका ये कर दो, तो एक तरह से वो मरीज की जान ही ले रहा है। तो गोरखपुर की पुलिस को ये खबर मिलती है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है शहर में जिन्होंने एक पूरी अपनी लॉबी बना रखी है और वो मरीजों को लूट रहे हैं। और न सिर्फ ऐसा कर रहे हैं बल्कि उन्होंने जो गोरखपुर की सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्होंने सांठगांठ बना रखा, अपने एजेंट, अपने दलालों को उन हॉस्पिटल के बाहर तैनात कर रखा कि जब भी कोई पेशेंट आए और तुम्हें लगे कि दिखने में ठीक ठाक है, हालांकि मरीज गरीब भी हो और अगर जान बचानी हो तो घर वाले ज़मीन जायदाद तक बेच देते हैं, तो फौरन उनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में उनको एडमिट मत होने दो। अब ये बात पता चली तो पुलिस की टीम ने बाकायदा शहर के DM VM के साथ मिलकर ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल पर एक एक कर छापा मारने का फैसला किया। यह भी 2 दिन पुरानी बात है। अब पुलिस की एक टीम बाकायदा शहर के DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ अलग अलग हॉस्पिटल में जाती है, छापे मारती है, बहुत सारी चीजें पकड़ती है, लेकिन हैरान तब हो जाती है
जब वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचती है जिसका नाम है इशू हॉस्पिटल। पुलिस इशू हॉस्पिटल में पहुंची तो पहले तो देखा कि कोई डॉक्टर ही नहीं है और हॉस्पिटल ठीक ठाक है, वहां आईसीयू वार्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर के नाम पे कोई नहीं। सब जो मतलब अनट्रेन्ड लोग हैं, जिनको ये है कि डॉक्टर साहब के साथ रह रह कर पता चल गया कि नब्ज यहाँ पे होता है, आंखें ऐसे खोलते हैं, धड़कने ऐसे देखते हैं, वो सब बेसिक पता था। तो अब टीम पहुंची, एक एक करके सबको देख रही है, चेक कर रही है। तब तक ठीक, लापरवाही और भी ऐसे हॉस्पिटल में है, तो लगा कि चलो इनकी भी नंबर इनका आएगा। लेकिन ये टीम दंग तब रह जाती है जब वहां पहुंचकर देखती है कि आईसीयू है, आईसीयू में एक बंदा लेटा हुआ है और उसके चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। अब पुलिस ने बाहर पूछा कि भाई कौन है ये बंदा, क्या है? तो बाहर एक उस पेशेंट का तीमारदार था, उसी का बेटा, उसका नाम था रमेश्वर। तो उसने कहा साहब ये हमारे पिताजी हैं जो अंदर लेटे हुए, हम इनको 2 दिन पहले लाए थे और ये अचानक गिर गए थे चलते चलते, शायद चक्कर आ गया था, तो उसके बाद बेहोश हो गए। तो हम इनको फौरन हॉस्पिटल लेकर दौड़े। सबसे पहले ये लोग गए एक सदर अस्पताल, और ये जो पूरी परिवार था ये देवरिया का था। तो सदर अस्पताल गए, तो सदर अस्पताल में 1 घंटा तो उनका इलाज किया, फिर अस्पताल वालों ने रेफर कर दिया कि तुम इनको यहाँ से BRD मेडिकल कॉलेज ले जाओ। गोरखपुर का सबसे मशहूर ये वही हॉस्पिटल है जहाँ साल में कुछ साल पहले बहुत सारे बच्चों के मरने की खबर आई थी, दिमागी बुखार और किस बीमारी से। लेकिन BRD अस्पताल शहर का नामी सरकारी अस्पताल है, मुफ्त में इलाज भी होता है, डॉक्टर भी ठीक ठाक है, वहां सारे इक्विपमेंट्स भी अच्छे हैं। तो अब रामेश्वर अपने पिता को लेकर सदर अस्पताल से BRD अस्पताल पहुंचता है एम्बुलेंस में, सरकारी एम्बुलेंस में। सरकारी एम्बुलेंस में जैसे ही वो BRD अस्पताल पहुंचता है तो वहां पे उसको एक व्हील चेयर पे, चूंकि पेशेंट थे, हर अस्पताल में एक व्हील चेयर होता है, तो व्हील चेयर से जब उनको नीचे उतारा गया तो वहीं पे सामने एक प्राइवेट एम्बुलेंस वाला खड़ा हुआ था। ये सारे एक पूरे गिरोह का काम ऐसे ही होता है हॉस्पिटल में। अब ये रामेश्वर के पिता को अंदर ले जाना है, सरकारी एम्बुलेंस से उतरा, व्हील चेयर पे वो जा रहे हैं, तभी एक सामने प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी है, उसका वो अटेंडेंट भाग के आता है, बोलता हाँ बताओ क्या है। अब आदमी परेशान, जानता तो है नहीं। उसने कहा साहब ये रेफर किया गया इस अस्पताल में। उसने कहा पर्ची दिखाओ। उसने पर्ची दिखाया, उसने कहा यहाँ तो बेड ही नहीं है, तो क्या इलाज करोगे? तो बोला अब क्या करूं, पिताजी की तबीयत तो बड़ी सीरियस है। तो उसने कहा कि एक काम करो, यहाँ पे बेड तो मिलेगा नहीं, गोरखनाथ अस्पताल है वहां चले जाओ, वहां बेड खाली और अच्छा अस्पताल है। अब मरता क्या ना करता बेचारा अपने बाप को। फिर उसने कहा कि अब एम्बुलेंस, तो उसने कहा मेरा एम्बुलेंस है, चलो नेक काम है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो भी मान गया। अब वो वहां से उसको उठाकर सीधे गोरखनाथ अस्पताल ले गया। जब वो गोरखनाथ अस्पताल पहुंचा तो वहां पर भी एडमिट नहीं किया गया, कहा गया बेड नहीं है। वहां उसे कहा गया कि आप एक काम करो, फातिमा अस्पताल है वहां ले जाओ। अब ये फातिमा अस्पताल के लिए लेकर जब जाने लगा तो वही एम्बुलेंस वाला प्राइवेट, अब एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं उसके पिताजी, लेटे हुए हैं। वो कहता देखो कहाँ कहाँ धक्के खाओगे, वक्त भी बीता जा रहा है। फातिमा में भी ऐसे ही, वहाँ डॉक्टर ठीक नहीं है। एक शहर में बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहाँ चलो 24 घंटे डॉक्टर होते हैं और अच्छा इलाज है, नामी डॉक्टर है। अब बेचारा बेटा अपने बाप की जान बचाने के लिए इस वक्त जो भी सुझाव दे मान रहा। उसने कहा ठीक है साहब आप वहीं ले चलो एम्बुलेंस। अब वो एम्बुलेंस ले जाकर एक इशू अस्पताल है शहर में, वहाँ जाकर रोकता है, फौरन व्हील चेयर पर अंदर ले जाया जाता है, इलाज शुरू होता है। एक आध डॉक्टर थे, उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सीरियस है, आईसीयू में रखना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है साहब, डॉक्टर की बात कौन काटे। अब वो एडमिट हो गया। उसके बाद 2 दिन बीत गया। अब ये 2 दिन बीत गया है। 2 दिन के बाद अब वापस उस कहानी पर आता हूं कि बाकायदा डीएम की टीम के साथ पुलिस वाले इस अस्पताल पर छापा मारते हैं, क्योंकि खबर मिली थी कि प्राइवेट अस्पताल वाले बहुत मरीजों को लूट रहे हैं। तो पूरे अस्पताल को उन्होंने छान मारा। अब देखते हैं आईसीयू में एक पेशेंट लेटा हुआ है, तो ये पेशेंट वही था जो रामेश्वर का पिता। तो रामेश्वर ने ये कहानी बताई। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कैसी हालत है? बोले यहाँ तो कोई बताने को तैयार नहीं है डॉक्टर साहब।
मतलब पुलिस वाले से उसने बताया कि हम जो भी पूछ रहे हैं, कह रहा है अभी इलाज चल रहा है। और हम जब आए तो हमसे सबसे पहले 5000 रुपीज़ फॉर्म के नाम पे लिया, फिर हमसे 20,000 रुपीज़ लिया सुबह में, फिर रात को हमसे 50,000 और रुपए लिया, और उसके बाद भी कुछ पैसे लिए। 1 लाख हम दे चुके हैं और अभी तक हमें बताया नहीं जा रहा, ना मिलने दिया जा रहा कि आईसीयू में इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अब थोड़ा खटका हुआ क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर वॉक्टर था नहीं। अब कोई अगर आईसीयू में और इतना सीरियस है तो कोई तो होगा, वहाँ कोई नहीं। गड़बड़ लगा। पुलिस की टीम ने कहा ठहरो। अब वो एक होटल के स्टाफ को बुला कर लाए आईसीयू में। उन्होंने आईसीयू के कपड़े पहने ताकि जूते वूते बाहर उतारे, अंदर गए। अब जाकर पेशेंट को देख रहे हैं। जब पेशेंट को देखा, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। पुलिस वाले और ये सब, इनकी भी नजरें होती हैं, इतने सारे केस करते रहते हैं। तो देखा कि आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है वो शख्स, वेंटिलेटर पर। अब जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो फिर अटेंडेंट से पूछा पुलिस वाले ने, जो वहां पुलिस अफसर थे, कि ये क्या है। तो घबराया, बोले भाई ये तो मुर्दा है, तुम इसको वेंटिलेटर पे और ऑक्सीजन का मास्क वास्क लगा के तुम लेटाए हुए हो। अब उसकी हवा खराब। फिर जब उसके ऊपर टूटे और पूछा तो पता चला कि हॉस्पिटल आने के कुछ घंटे बाद ही रमेश्वर के पिता की डेथ हो गई थी, और पिछले 2 दिनों से आईसीयू के वेंटिलेटर पर एक लाश को बिठाकर उसके चेहरे पर मास्क लगाकर उसका इलाज हो रहा था। फौरन पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। इसके बाद सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि वाकई उसकी मौत तो ये जो इलाज चल रहा है इससे 24-36 घंटे पहले हो चुकी है। अब आप सोचिए। और वो बेचारा गरीब, पैसे एक तरफ रखिए, उसने भी जो भी 1-1.5 लाख रुपए दिए, वो तो इस उम्मीद पे है कि उसका बाप का इलाज चल रहा है, वो जिंदा है। उसे मालूम ही नहीं कि एक मुर्दे को लिटाकर मुर्दे के इलाज के नाम पर उससे पैसे लिए जा रहे हैं। सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी। जिंदगी में अभी कभी भी वो किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाएगा तो उसकी सोच क्या होगी। 8 लोगों के इस हॉस्पिटल के मालिक समेत जितने डॉक्टर थे उन सबको पकड़ा गया। ये तस्वीरें आप देखिएगा जो पुलिस वालों के साथ, जैसे मुजरिमों की तस्वीर नहीं होती, छठे हुए बदमाशों की, गुंडों की, ये वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं पुलिस के साथ पीछे खड़े हुए। इनके गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी कहानी का खुलासा किया था। यानी इस अस्पताल में एक लाश का इलाज चल रहा था। लेकिन अफसोस ये कहानी इकलौती नहीं है कि यहीं हो गई, चलो एक अस्पताल ने गलती कर दी। पीलीभीत, ये भी यूपी में है, 7 जून 2019 की बात है। एक शख्स के एक्सीडेंट में उसको चोट लग गई। उसके घर वाले उसको फौरन अस्पताल लेकर गए, और जब वो अस्पताल लेकर गए तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़ा सीरियस। उसको आईसीयू में बाकायदा वेंटिलेटर पर रखा गया। राजू उस शख्स का नाम था, और मैकूलाल वीरेंद्रनाथ अस्पताल ये उसका नाम था। अब वहां पे ले जाने के बाद तमाम उनसे पैसे लिए गए। 1 लाख रुपए आनन फानन में ले लिए गए। अब घर वाले कह रहे हैं भाई मिलना भी है, देखना भी है, वो देखने भी ना दे। फिर इत्तेफाक से अगले दिन उन्होंने देखा कि राजू की आंखों पे पट्टी बंधी हुई और मुंह पे टेप। अब उन्होंने कहा ये कैसा इलाज चल रहा है। उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। उन्हें लगा, वो पढ़े लिखे लोग, कि ऐसा तो तब होता है जब किसी की डेथ होती है। अब उन्होंने हंगामा करना शुरू किया। मामला पुलिस तक पहुंची, पुलिस से डीएम तक पहुंची। इसके बाद भाई फिर सब वो लोग आए तो देखा कि वाकई वो तो दम तोड़ चुका है, जिसको वेंटिलेटर पर लिटाए हुए हैं और वहां पे भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पता चला कि इसकी मौत करीब 28 से 30 घंटे पहले हो चुकी है। जिस वक्त उस लाश को लेकर हंगामा हुआ तो उससे पहले, यानी पिछले 1 दिनों से वहां पर एक मुर्दे या एक लाश का इलाज चल रहा था। यह पीलीभीत की कहानी है। ऐसी ही एक कहानी गुरुग्राम की है, जो पहले गुड़गांव था। यहां पर भी एक शख्स पहुंचा और उसका इलाज चल रहा था। उसको कुछ प्रॉब्लम थी तो वहां उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। ये बात 19 जनवरी 2019 की है। तो इन्फेक्शन की वजह से उसे कुछ बीमारी हो गई थी। अब वहां ले जाकर उसका इलाज करना शुरू किया गया। लेकिन यहां पे दूसरी कहानी आई। 19 जनवरी को एडमिट हुआ और 20 जनवरी को डॉक्टर ने कहा कि इसकी डेथ हो गई है, तो आप लाश ले जाओ। और डॉक्टरों ने उसको बिल दिया 24 घंटे का।
वो बिल भी करीब 1 लाख के आसपास था। अब इत्तेफाक से गुरुग्राम का ये परिवार जो वहाँ पहुँचा था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा साहब पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पूरे पैसे लेकर आओ, फिर लाश ले जाना। और लाश जब तक फीस ना दो, ऐसे कई लाशों को रखा गया जबरन, ये आम बात है हमारे यहाँ। अब मरता क्या ना करता, परिवार ने कहा ठीक है हम पैसे का इंतजाम करके आते हैं। अगले दिन सुबह, ये बात है शाम की, 19 को एडमिट किया, 20 जनवरी की डेथ हुई। घर वालों को बता दिया शाम को, घर वाले के पास पैसे नहीं, उन्होंने कहा हम पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। और एक सिर्फ रात की बात थी। अगले दिन सुबह वो पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने कहा ये लीजिए। जब वो पहुंचे तो जो उन्हें बिल शाम को दिया गया था एक दिन पहले, अब उसमें भी करीब 70,000 रुपये और ऐड हो चुके थे। तो पूछा गया ये क्या, तो उन्हें कह रहे उसके बाद, और वो बिल क्या था, डेथ के बाद इंजेक्शन और दवाइयां दी। अब ये बताइए किस मुर्दे को मौत के बाद आप इंजेक्शन लगाओगे या दवा दोगे। लेकिन ये गुरुग्राम में हुआ। बाद में जब हंगामा हुआ, इस बात की इंक्वायरी हुई, यहां भी पकड़े गए ये जो लाशों से पैसे कमाने वाले लोग हैं। कानपुर की एक घटना है, यहां भी लाश का इलाज चल रहा था। यहां तो उस परिवार ने, बेचारे ने 10 लाख रुपए दे दिया अस्पताल को, इस उम्मीद पर कि कम से कम उनका अपना जिंदा बच जाएगा। हरजिंदर नगर में राजू सिंह नाम का एक शख्स था, इसका भी एक एक्सीडेंट हो गया था। 11 मई की बात है ये, 2022। तो वहां हॉस्पिटल में ले गए, वहां पे इलाज किया। अब इलाज के दौरान इसको जिस बेड पर रखा गया, उस बेड पे वो तड़पता रहा, डॉक्टर आए नहीं। फिर इत्तेफाक से इस मामले में तो कहानी और भी अजीब थी कि वहां पे बेड पे रखा और उस छटपटा रहा है, शायद उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन कोई अटेंड करने वाला नहीं उस हॉस्पिटल में। बड़ी मुश्किल से छटपटाते छटपटाते वो आदमी, उसकी सांसें रुक गई। अब कोई हलचल नहीं, कोई हरकत नहीं शरीर में। थोड़ी देर के बाद जब वो शांत हो गया, एक्सीडेंट के बाद अभी तक बेड पे पड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं आया उसको देखने के लिए। और जब शांत हो गया तो एक डॉक्टर आता है, और जूनियर डॉक्टर, वो उसको देखता है और देखने के बाद उसको ऑक्सीजन देता है और फिर ड्रिप लगा देता है। अब वो शख्स मर चुका था, मौत के बाद उसको ड्रिप लगाया गया। अब जब मौत के बाद ड्रिप लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद बॉडी फूल गई। जब बॉडी फूली तो लोगों ने कहा ये क्या, परिवार को तब तक खबर मिल चुकी थी, परिवार भाग कर आया। तो देखा ये बॉडी में क्या हुआ, तो फिर पता चला पड़ोस के जो दूसरे बेड पे बैठा हुआ था बंदा, उसने सारी बात बता दी कि मेरे सामने ये तड़प रहा था, चीख रहा था, कोई आया नहीं। और जब ये शांत हो गया, मैं इसको देख कर समझ गया, इसकी आंखें पलट गई थी कि ये मर चुका है। तब एक जूनियर डॉक्टर है, मैंने उससे कहा भी, उसने कहा तुम चुप रहो डॉक्टर, मैं हूं कि तुम हो। और उसने उसको ड्रिप लगाया और ऑक्सीजन लगाया और लगा कर चला गया। तो एक लाश को ड्रिप भी लगाया, ये भी एक सच्चाई है। एक और कानपुर में ही ऐसी हुआ था, जब एक लाश को 2 दिन तक अस्पताल ने, घर वाले कह रहे हैं कि हम खुद देखकर घर वाले कह रहे हैं कि हमें लगता है कि अब ये बचा नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर तुम हो कि मैं हूं, और उन्होंने इलाज किया और 2 दिन तक इलाज किया और उनसे करीब 1.5 लाख रुपए वसूल कर लिए। इन सारी कहानियों का एक सबसे हैरत अंगेज मिसाल एक और है। हुआ यह कि झांसी में, अपने यूपी में ही झांसी में, एक मंत्री साहब थे यूपी सरकार के, जो अपने इलाके के, इसी इलाके से थे। वो एमएलए फिर मिनिस्टर बन गए। उनका नाम भी है जयवीर सिंह। तो ये झांसी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसका नाम है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये वहां ऐसे दौरे पर पहुंचे कि चल के देखते, बल्कि ये यूपी के चित्रकूट में है, किस अस्पताल में सब ठीक ठाक है कि नहीं। अक्सर नेता मंत्री अपने इलाके में दौरा करते हैं, तो ये भी उस अस्पताल में दौरा के लिए पहुंच गए। और अचानक पहुंचे, अस्पताल किसी को पता नहीं। जब ये पहुंचे तो इन्होंने सारा देखा। अब जब ये अस्पताल के अंदर घुसे तो जो एमएस मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, बाकी लोगों को पता चल गया मंत्री साहब आए। अब सब अलर्ट पे, सब भाग रहे हैं अफरा तफरी में, अलग अलग वार्ड में सब फैल गए, मरीजों को देखना शुरू कर दिया। अब मंत्री साहब दौरा कर रहे हैं और वो जो उनके डॉक्टर साहब हैं वो उनके साथ साथ चल रहे हैं। अचानक मंत्री साहब किसी और से बात कर रहे हैं, वो जो डॉक्टर साहब तक उनके साथ थे, उनके बराबर में एक बेड पे एक महिला लेटी थी। वो उसका हाथ पकड़ने लगते हैं, हाथ पकड़ के उसके बाद उसके सर को ऐसे सहला रहे हैं जैसे सब ठीक हो। डॉक्टर पूछता है ना अब आप ठीक हैं, कई बार आपने देखा होगा। और उसका फिर हाथ पकड़े हुए हैं, फिर नब्ज देख रहे हैं।
मंत्री साहब आते हैं, कहते हैं इनको क्या हुआ, कहते वो बीमार है, लेकिन कहते इनका इलाज ठीक से हो रहा। बिल्कुल डॉक्टर सब ठीक से हो रहा। मंत्री साहब ने भी अपना फर्ज निभाया, 10 मिनट का दौरा किया हॉस्पिटल के बाहर। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, एक लोकल लेडी थी जो वहां पे एक तरह से राजनीति में भी थी और लोकल थी और नेता टाइप थी। उसने क्या किया कि जब वो मंत्री साहब वहां पे थे और डॉक्टर उस महिला का इलाज कर रहे थे, हाथ वाथ पकड़ के सर पे उसके हाथ फेर रहे थे, उसने फोटो खींच लिया था और वीडियो बना लिया था। अब बाहर आई तो अचानक उसे कुछ याद आया, फिर वो अंदर गई, फिर बाहर आई और मंत्री साहब से उसने कहा, मंत्री साहब आप जाने वाले हैं। उसने कहा आप 1 मिनट अंदर आ जाइए। मंत्री साहब ने कहा क्या हुआ? बोला आइए तो सही। अंदर गई। बोले ये जो डॉक्टर साहब आपके सामने इलाज की नौटंकी कर रहे थे ना, ये महिला तो कब की मर चुकी है, ये तो डेड बॉडी है, लाश है, वो आपको दिखाने के लिए उसका इलाज करते हैं। मंत्री साहब ने कहा क्या कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। बोले ठीक है, आप खुद देख लीजिए कि वो जिंदा है कि नहीं, अभी तो आप यहीं हैं, 2 मिनट लगेगा, अंदर चल लीजिए उसी बेड के करीब। अब वो मंत्री साहब सकपका गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो वापस इधर डॉक्टर साहब, जो सबको लगा मंत्री गए, बला टली, जैसे ही पता चला वो वापस अंदर आने, सब फिर से अलर्ट मोड पे। अब मंत्री साहब आके सीधे उस बेड पर रुक गए और जिस डॉक्टर को उन्होंने इलाज करते देखा था बुलाया, बोले इसको क्या हुआ है। फिर उसने कहा कि कुछ बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि जरा इनसे बात करना चाहता हूँ, बात कराइए। बोले सर होश में नहीं है। तो मंत्री ने कहा होश में नहीं है या फिर ये लाश है, मुर्दा है। अब डॉक्टर साहब की हवा खराब। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसकी धड़कन और नब्ज तो चल रही होगी। अब डॉक्टर नौटंकी कर रहे हैं वहां पे, अरे उठो, जो भी नाम ले रहे थे उस महिला का, ये करके, लेकिन लाश कहाँ बोलती है। अब इधर पसीने पसीने डॉक्टर साहब फिर उसके सीने पे हाथ रख रख के जोर जोर से पंप कर रहे हैं कि शायद महिला उड़ जाए। 3 मिनट हो गया, फिर डॉक्टर साहब ने मंत्री जी के सामने हाथ जोड़ा और कहा माफ कर दीजिए, ये लाश है। अब आप बताइए ऐसी चीजों से गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। और ये सिर्फ मैंने कुछ हॉस्पिटल के नाम बताए, ऐसे ना मालूम कितने हरियाणा के केस, ऐसे ना मालूम कितने बिहार के केस, पटना मेडिकल कॉलेज में ऐसा कई वाकया हो चुका है, दिल्ली में एक बहुत पहले ये ऐसा केस हो चुका है। और लाश को पैसे न देने की वजह से कब्जे में रखना, ये तो अनगिनत बार हो चुका है। देश का शायद ही मुझे लगता है कोई स्टेट होगा जहाँ पे इस तरह की चीज़ें ना हुई हो। और उसकी वजह ये है कि एक नोबल प्रोफेशन, एक ऐसा पेशा जिस पर हम सब आंख मूंद के यकीन करते हैं, जब वो कारोबार में बदल जाएगा तो यही होगा। आप यही देखिए कि पहले एक डॉक्टर हुआ करते थे, सिर्फ आपके नब्ज देखकर आपकी बीमारी बता देते थे। आजकल तो ये है कि डॉक्टर साहब के पास जाइए तो खुद ही पहले तो गूगल कर लेते हैं, और या अपनी बला टालने के लिए सीधे ज़रूरत नहीं भी है तो ये टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट से ही सब कुछ पता करके बताना है तो फिर क्या मतलब, छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, सीरियस चीज़ें उसका ज़रूर टेस्ट होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां अब इस फील्ड में उतर चुकी हैं। आप बड़े बड़े नाम मुझे लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप देखिए उनकी आलिशान हॉस्पिटल की इमारतों को देखिए, उनके मतलब इंटीरियर देखिए, उनके कमरे देखिए, 5 स्टार होटल। तब डॉक्टरी का पेशा भी इस हद तक कारोबारी हो चुका है कि अब कोई लाश का भी इलाज कर दे तो शायद आने वाला वक्त में हम लोग चौंकेंगे भी नहीं। क्यों होता है यार, और बस इतना कह के खामोश हो जाएंगे। लेकिन सोचने की चीज़ है कि अगर ऐसा भरोसा टूटे, इंसानियत जो है, इंसानियत इससे ज़्यादा शर्मसार होने वाली चीज़ नहीं है। कम से कम मुर्दों को तो बख्श दो यार, जिंदगी भर तो वो लुटता रहा, मरता रहा, मौत के बाद तो सुकून मिले। कम से कम वो पुरानी कहावत है ना कि कफन भी लोग चुरा कर पैसे कमाते हैं बेचकर, तो कम से कम लाशों से तो पैसे ना कमाओ, क्योंकि एक दिन हर एक को जाना है। काश ये सब सोच पाए। तो खैर, झकझोर देने वाली इस कहानी में इतना ही। अब वही अपना सिलसिला। आज प्रीति झा का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्रीति। और ये भेजा है वंदना एंड उनके मम्मी पापा ने। साथ ही राकेश भैया, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे राकेश, भेजा सतपाल ने है। आज़ाद अख्तर का भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे आज़ाद। साथ ही सार्थक
उर्फ लड्डू, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सार्थक। और ये रेणु वर्मा जी ने भेजा, उनके बेटे हैं। अंजलि भदौरिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि। और भेजा आकाश सिंह ने, उनकी सिस्टर हैं। अशोक पारीक, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अशोक, भेजा राजू ने है। साथ ही एंजल परमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे परमार। और ये परमार अतुल की बिटिया हैं। साथ ही श्रेयांशी भोई, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेयांशी। और ये भेजा दिलेश्वरी और रूपेश्वर भोई ने। आयुष कुमार का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आयुष, भेजा दीपक कुमार ने। इसके अलावा आज हमारी क्राइम तक के जितने भी आप वीडियोस देखते हैं, जो हमारे सबसे मोस्ट सीनियर राजेश अग्रवाल, निहायत सज्जन, सीधे साधे। तो आज राजेश अग्रवाल और वंदना अग्रवाल, उनकी पत्नी, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। राजेश ने आज 2 दिन की छुट्टी भी ली है, कहीं घुमाने ले जाएंगे, वादा किया होगा वंदना से, बनता भी है। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी राजेश और वंदना, आप दोनों को हमेशा आप अच्छे रहें, खुश रहें और आज का दिन एंजॉय कीजिए। इसके अलावा भारती बैरागी और विष्णु बैरागी, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो भारती जी और विष्णु जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। भेजा विष्णु परिहार ने है। काजल और अविनाश तोमर, और साथ ही चंचल और हरजिंदर तोमर। तो काजल और चंचल दोनों बहनें हैं और इन दोनों की एनिवर्सरी एक साथ है। तो काजल और अविनाश, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और चंचल और हरजिंदर जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और भेजा है काजल और चंचल के पिताजी ने, यानी कि सुजीत सिंह गौड़। साथ ही आज अनुराधा चौहान और अमन सिंह, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है। तो हैप्पी बर्थडे अनुराधा और अमन, बिलेटेड एनिवर्सरी। शल्लू यादव और विपिन कुमार, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है। तो शल्लू जी आपको और विपिन जी आपको, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और विपिन भाई जो है वो दिल्ली पुलिस में है और शल्लू जो है वो रेलवे में है। तो मुझे लगता है विपिन भाई के भी आपको रिजर्वेशन कंफर्म कराने में, टिकट रेलवे में कोई मुश्किल आती नहीं होगी। और कभी मुझे लगा तो फिर मैं भी बात करूंगा, तो शल्लू जी से मेरा भी टिकट कंफर्म करा दिया कीजिए जब मारामारी ज़्यादा होती है। बट हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आप दोनों को। इसके अलावा गरिमा तिवारी जी और जितेश तिवारी जी, थैंक यू सो मच, आप दोनों को एक कहानी की फरमाइश की है। कल्पना कुशवाहा, साथी नूर शमा, उर्मी सिंह, इन लोगों ने कल की कहानी के ऊपर भेजा है। जो भी माँ बाप होता है, उसके बच्चे होते हैं, तो ऐसी कहानियों का बड़ा असर होता है। और मैं इन लोगों के मेल को पढ़ने के बाद मुझे लगा, चूंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं, कि जब कोई माँ या बाप अपने बच्चों को मारता है और अगर बच्चे उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनके दिमाग पे असर पड़ता है। सोचते हैं कि क्या मम्मी पापा भी मार सकते हैं। तो मुझसे गलती हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे इन लोगों ने कहा, अच्छी बात है, ख़ासतौर पे उर्मी ने कहा, उर्मी सिंह ने, कि जब ऐसी कोई कहानियाँ सुनाऊँ तो शुरू में बता देना चाहिए मुझे।